तो भैया का भी आधा घंटा समय है। सभी को प्रणाम। आज भूदान यज्ञ के बारे में मैं जो भी चिंतन किया उसके कुछ पहलुओं को आपके सामने रखना चाहूँगा। परिस्थिति अनुरूप हमें बाबा के भूदान यज्ञ का परिवर्तन करना आज की परिस्थिति में बहुत ज़रूरी हो गया। पहले जो भूदान यज्ञ का जो एक था कार्य, वो भूमिहीनों को भूमि पहुंचाकर उन्हें लाभ पहुंचाना और एक समानता लाना कि सारी जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करना, वो उस समय की ज़रूरत थी। लेकिन आज का भूदान यज्ञ जो है, हमें दूसरे अंगों से विचार करना होगा कि बाबा के विचारों को अब दूसरे ढंग से लेना होगा। आज की जो समस्या, उस समय में भूमिहीनों की समस्या थी, आज की जो समस्या है उसके अनुरूप भूदान यज्ञ ये कैसा हो हमारा, आज के अनुरूप हमें तय करना होगा। बिंदु तो बाबा ने हमें दे दिए हैं, ये सारे जो पीछे के बिंदु है सारे बिंदु दे दिए, तो इसमें परिवर्तन हो सकते हैं इन बिंदुओं में, ये स्थायी नहीं है ये बिंदु। तो आज की स्थिति के हिसाब से हम क्या देख रहे हैं, आज सारी दुनिया में जो विषमताएं आ गई, जो हम भयानक संकटों से जूझने वाले हैं, उन स्थितियों को ध्यान में रखकर आज के नए भूदान यज्ञ की प्रारंभ करने का समय आ गया है। आज पूरे विश्व के सामने, हम अपने देश की भी बात करें तो अपने देश के सामने 4 समस्याएं मुख्य रूप से है। पहली समस्या जो है क्लाइमेट चेंज की, ये बहुत भयानक होती जा रही है। हम अपने जमीन को, अपने माँ को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। तो क्लाइमेट चेंज से होगा क्या? क्लाइमेट चेंज से बहुत हमारी भूमि के ऊपर संकट आने से फूड सिक्योरिटी के प्रॉब्लम तैयार होंगे। जो खुशहाल समाज की कल्पना बाबा की थी, उसको आघात पहुंचेगा। हम देख रहे हैं कि हिमाचल में कैसे वाटर बम गिरे, मराठवाड़ा में कैसे, पंजाब में कैसे खेतों में 10 फुट पानी भर गया। तो क्या फूड सिक्योरिटी हो रही है क्या उससे? नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्लाइमेट चेंज, वातावरण का बदलाव। दूसरी, हमारी जो शिक्षा की व्यवस्था थी, उस पर भी हमें चिंतन करने की जरूरत होगी। बाबा के बिंदुओं को ध्यान में रखकर, ज्ञान दान, इसके बिंदुओं को ध्यान में रखकर हमें उस व्यवस्था को भी थोड़ा समझना होगा। हमने दूसरी समस्या, पहली समस्या क्लाइमेट चेंज में हम फूड सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, वो ही नहीं, संपूर्ण मानवीय समाज और संपूर्ण सजीवों का स्वास्थ्य ये खतरे में आ जाएगा। उसके लिए बचने के लिए कितना समय, आज हम मीटिंग में बैठे हैं, मैं कहता हूं कि सिर्फ 7 साल का समय बचा है हमें बचने के लिए इन परिस्थितियों से। तो हमें कितनी तेजी से इसके ऊपर हमें काम करना होगा, ये बात को हमको गंभीरता से समझना होगा। तो जब स्वास्थ्य के प्रश्न निर्माण हो जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा आक्रमण होगा, किसका? प्रकृति का। क्योंकि उसके बाबा के निर्देशानुसार हम जी नहीं रहे हैं, उस जीने की जरूरत है हमें उसके अनुरूप। अभी जो देखते हैं हम, वायु प्रदूषण से 15 लाख लोग सालाना मर जाते हैं सिर्फ वायु प्रदूषण से। तो भाई हम चिंता दूसरी क्यों न करें, इस भूदान यज्ञ को दूसरी तरफ परावर्तित क्यों न करें? अब उस बात को लेकर बात नहीं चलेगी, अभी हमें दूसरे एंगल से सोचना होगा भूदान यज्ञ के बारे में। तो हेल्थ के बहुत बड़े प्रॉब्लम सिर्फ इंसान के नहीं, समस्त सजीवों के होंगे। उससे क्या होगा, क्या उसके ऊपर प्रकृति का बहुत बड़ा हम संहार करने जा रहे हैं, जिसके गंभीर परिणाम हमें भुगतने होंगे। उसके परिणामों में भुगतने के लिए ऊपर से हमने काम क्या किया, जो शिक्षा की व्यवस्था थी, हमने बड़े बड़े एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाए, वहाँ से जो ज्ञान मिला, वो ज्ञान से हमने फिर से 3 प्रॉब्लम खड़े कर दिए।
हमने अपने पूरे देश की मिट्टी की उर्वरकता को इस कदर खत्म कर दिया कि आज देश की मिट्टी की उर्वरकता का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम से कई इशू तैयार हो रहे हैं। वो बात को भी हमें गंभीरता से समझना होगा कि ये मिट्टी उर्वरक नहीं बनी तो इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे। तो वो ज़्यादा समय नहीं लेगी, वो बात बहुत कम समय में हम इसके दुष्परिणाम बहुत तेजी से देखेंगे। तीसरा प्रॉब्लम हमारा जो हुआ, हमें नए भूदान यज्ञ की ओर क्यों जाना है, इसके लिए हमें ये समझना होगा। तीसरा प्रॉब्लम, देश का 80% एरिया भूगर्भ का, इतनी बारिश होती है फिर भी डार्क जोन में जा रहा है। हम भूगर्भ का पानी नीचे नीचे ले जा रहे हैं। तो एक तो ऊपरी तापमान बढ़ रहा है, नीचे का तापमान हम भूगर्भ के पानी को नीचे ले जाके जमीन के अंदरूनी तापमान को बढ़ा रहे हैं। चौथा, हमने पर्यावरण को पूरी तरह से असंतुलित कर दिया है। क्या आप बहुत अच्छी जीने की कल्पना कर सकते हो क्या? ये 4 समस्याएं हम खड़ी कर देंगे तो नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि काफी गंभीर चीजें हैं इसको समझने के लिए। अभी बाबा ने एक बहुत सुंदर हमें हिंट्स देके गए हैं। बाबा उन्होंने कहा है कि दुनिया में सबसे अच्छा श्रम जो है वो खेती में काम करने वाला श्रम है। हम नहीं समझ पा रहे हैं इसको। हम बोल रहे हैं कि वेतन क्या मिलेगा उसको, कितना मिलेगा। अरे नहीं, वो कितना बड़ा दानदाता बनेगा, ये सोचने की जरूरत है। बाबा ने कहा कि खेती इसका एक अपना तरीका है। बाबा ने उस समय समझा दिया हमको, खेती का एक तरीका है। खेती ये तब परिपूर्ण होती है जब वो व्यवस्था में हम वृक्षों का आदर करें, हम जीव जंतु जीवाणुओं का आदर करें, हम पक्षियों का आदर करें। तो संपूर्ण सजीवों के आदर की व्यवस्था के साथ जो व्यवस्था श्रम से हम खड़ी करते हैं, वो व्यवस्था का नाम कृषि है। वो हमें हजारों साल के लिए जीने का अधिकार देती है। तो सस्टेनेबल, शाश्वतता हमको बाबा के विचारों में से फिर से निर्माण करना है। अब बाबा ने बहुत सुंदर एक श्रमदान की बात की। अब ये श्रमदान के महत्व को आज के परिवेश में हमको समझना है कि हमको श्रम से हम मरते नहीं, श्रम से हम निर्माण करते हैं। बहुत बड़े दानी बनने जा रहे हैं श्रम से। श्रम के दान से हम एक ऐसे संसाधनों का विकास करेंगे जो आने वाले इसमें कल में समस्त सजीवों के कल्याण के लिए लाभदायी होगा। बाबा के विचार को हम समझ नहीं पा रहे और भलते ही तरफ जा रहे हैं। हमको उनको गहराई से समझना होगा। दूसरा बात लिखा बाबा ने, साधन का दान, कि साधनों का निर्माण करके उसका दान देने की प्रवृत्ति हमारी होनी चाहिए। इसके लिए सामाजिक भूमिका को भी समझना होगा। वो बाद में बात करूंगा मैं उसकी। तो अब साधन कौन सा होने चाहिए? श्रम तो हम जानते हैं कि मेहनत करनी है, हमें पसीना बहाना है, लेकिन साधन कौन से होना है? मुझे मिट्टी को उर्वरक करने के लिए उसके ज्ञान का निर्माण करना है। जब ज्ञान की बात की, ज्ञान दान, वो ज्ञान को निर्माण करना है मिट्टी के। अब उसमें से फिर साधन तैयार करने हैं मुझे, वो मिट्टी में से पानी तैयार करना, वो साधन तैयार करना। मुझे उसमें से जीव जंतु जीवाणुओं का निर्माण करना है, मुझे पेड़ों का निर्माण करना है। ये साधन निर्माण कर कर मैं एक नई व्यवस्था की तरफ जा रहा हूं। वो हमारी बहुत अमूल्य संपत्ति होगी, यानी संपत्ति का दान। ये सारा दान समाज स्वीकार करेगा, लेकिन स्वीकार करने की बात पे बात नहीं बनेगी। इसमें हमें कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे। अब ये सारी व्यवस्थाओं को हम कृषि के माध्यम से खड़ी करते हैं। देखिए, अब हमें बाबा के विचारों में परिवर्तन लाना ही होगा, क्योंकि बाबा ने ये नहीं कहा कि आप कभी परिवर्तन न लाओ। उस समय की प्रासंगिकता थी भूमिहीनों को जमीन देने की, आज की प्रासंगिकता बदल गई है। तो उसके अनुरूप हमको
बदलना होगा। इससे होगा क्या? इससे होगा जीवन का दान मिलेगा। अगर हम ही ना होंगे तो क्या बनेगी बात? तो जीवन का दान मिलेगा। इसमें से हमारे ऋषि मुनियों ने जंगलों में रह के महाज्ञानी बने हो। अब वो महाज्ञानी बने जंगलों में रह के, तो यहां से ज्ञान निकलेगा। वो ज्ञान नई जो तैयार करेगा, यानी ज्ञान का फिर वो धारण करेंगे हम कि ये व्यवस्थाएं पूरे समाज को संगठित कर सकती है। वो संगठित कैसे करना है, इसकी चर्चा हम थोड़े समय के बाद करते हैं। अब इसके लिए, ये व्यवस्था के लिए हमने थोड़ा गहराई में जाके इसको समझना होगा। कि समस्याओं की तो बात हमने कर ली आज की, परिवर्तन की भी बात कर ली आज की, लेकिन ये होगा कैसे? इसमें एक आध्यात्मिकता है। प्रभु ने हमको पृथ्वी नाम का ग्रह हमें सौंप के गए हैं, और वो ग्रहों पे हमें जीने के अधिकार के मिट्टी, पानी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जीवाणु, ये सब हमको प्रदान करके गए हैं। इन्हीं के आधार पर हम जीते हैं। तो उसके विज्ञान को समझकर हमें ये सारे जितने भी समस्याएं उनका निराकरण करने का हमें तरीका अपने ज्ञान से तैयार करना होगा। अब वो सृष्टि के निर्माण को फिर हमने जाना, जांचा और समझा कि सृष्टि का निर्माण ये क्या है। तो ये कृषि विज्ञान के अहम बिंदु है। सृष्टि का निर्माण यानी मिट्टी पानी को मदद करते हैं, पेड़ पौधों को मदद करते हैं, जीव जंतु जीवाणु और गाय बैल ये सब मिलकर मदद करते हैं और सारे एक मिनट के लिए कार्य करते हैं। ये समझ बनी उसमें। ये समझ का हमको ज्ञान पहुंचाना होगा जन जन तक। अब इसमें सृष्टि के अभ्यास करते समय में कृषि के 3 अहम बिंदु समझ में आए। ये अहम बिंदु जिस दिन समझ जाएंगे ना हम, तो हमारा किसानों के साथ बर्ताव, किसानों का हमारे साथ बर्ताव, ये कैसे आज की प्रासंगिकता है ये समझ में आएगी उसकी। इसमें 3 बिंदु निकले। पहला बिंदु था परस्पर पूरकता। जब तक हमारी सामाजिक व्यवस्था में परस्पर पूरकता ये तैयार नहीं होती, परस्पर पूरकता यानी हमारे भूतल पे कितने पेड़ चाहिए, हमारे भूतल पे कितने पशु चाहिए, कितने जीव जंतु चाहिए, कितना पानी चाहिए, ये जब तक बात नहीं समझते हम परस्पर पूरकता की, तो ये परस्पर पूरकता कैसा होती है? पेड़ ये पानी के लिए पूरक होता है। पेड़ समुद्र का पानी खींच के लाता है, वो पानी ग्राउंड वाटर में जाता है। उसी तरह पेड़ को पानी की जरूरत होती है, तो वो पानी अपने आप उसको मिलने लग जाता है। जब पेड़ अपने इससे ऑक्सीजन छोड़ता है तो संपूर्ण जीव जंतु जीवाणु इनको जीने का आधार मिलता है, वो ऑक्सीजन। अब वो ऑक्सीजन फिर से वो जीते हैं, फिर उनकी संख्या बढ़ी तो उनके मृत शरीर मिट्टी में मिलने लगते हैं। यानी मिट्टी को उन्होंने फर्टाइल किया, पेड़ों ने जीव जंतुओं को जीने का अधिकार दिया। इसको बोलते हैं परस्पर पूरकता। इसके कई बिंदु है, समय के हिसाब से मैं उसका ज्यादा गहराई में वर्णन नहीं करूंगा। तो एक सिंपल ही समझ जाओ कि परस्पर पूरकता, ये बाबा के विचार को हम जब तक फैलाते नहीं जन जन में, तब तक हम अधिकार प्राप्त नहीं करेंगे अच्छा जीने का। दूसरा, प्रकृति ने एक संतुलन बनाया है। ये विचारों को हमको जन जन तक, किसानों तक पहुंचाना पड़ेगा। संतुलन कैसा कि भाई ये भूतल के ऊपर कितने प्रतिशत पेड़ होने चाहिए। तो मैं कहता हूं प्रकृति ने, हमने जो उसका अभ्यास किया उसमें समझ में आया कि 33 से 45% प्रकृति में पेड़ हुआ करते थे। आज कितने हैं? 18%। पंजाब में गया था मैं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहा था। उनको पूछा आपके यहाँ पेड़ कितने, बोले 2.5%। आप कैसे बचोगे? कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, ऑक्सीजन की लेवल आपको मिलेगी नहीं, आपके फसलों को मिलेगी नहीं, आप इतना जहर डालते हो। तो हम संतुलन को खोने से हम
विनाश की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें फिर से नए भूदान यज्ञ की बात, ये जो यज्ञ है भूदान का, कि भूदान यज्ञ क्यों, ये पेड़ भूमि में से निकलता है, इसीलिए हमको ये इसके निर्माण में दान करना है। तो हमें सोच को बदलना होगा, आज के परिवेश के अनुरूप हमको उसमें जाना होगा। फिर ये दो बातें हो गई। तीसरी बात, प्रकृति में करोड़ों साल तक किसी ने भी खतरनाक जहर का इस्तेमाल नहीं किया था। ये कुछ चंद सैकड़ों वर्षों में स्टार्ट हुआ है। जब तक प्रकृति हरी भरी थी, तो वो हरी भरी यानी क्यों थी, वहां न किसी फर्टिलाइजर की जरूरत थी, वहां न किसी पेस्टिसाइड की जरूरत थी, फिर भी प्रकृति हरी भरी थी। तो उसके वो विज्ञान को समझना होगा, तब हम स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर होंगे। स्वावलंबन एक बहुत बड़ा विज्ञान है, परस्पर पूरकता बहुत बड़ा विज्ञान है, संतुलन एक बहुत बड़ा विज्ञान है। ये विज्ञानों को समझ के हम आगे बढ़ते जाएंगे तो समस्याओं का निराकरण होगा। अब ये सारी बातों को समझने के लिए हमें ज्ञान का दान, हम ज्ञान अर्जन करके उसका दान, हम योजकता का दान, कि कैसी योजकता बन सकती है, इसके लिए कैसी योजनाओं से हम आगे जा सकते हैं, तो उसका दान, हम प्लानिंग कैसे करें वो समझना होगा। फिर इसको तीसरा अहम बिंदु है, इसको आगे बढ़ाने के लिए श्रम, कि श्रम के महत्ता को किसी परिस्थिति में कम ना होने दें। हमने कम कर दिया उसके श्रम को, कि ठीक कुदाली चलाने वाला हल्का आदमी है, हल चला, वो दुनिया का सर्वोत्तम आदमी है। बाबा का विचार था ये, कि कृषि में कार्य करने वाला आदमी, ये बाबा के विचार को सही में हमने समझा है क्या? उसको तो हम हल्का बोलने लगे। हमें परिवर्तन लाना होगा, श्रम को फिर से प्रस्थापित करना होगा। ज्ञान, योजकता और श्रम से हमें 3 उत्पादन करने होंगे, तब हम सही में भूदान यज्ञ को सफल बनाएंगे। हमें मिट्टी की पैदावार करनी होगी। अब ये पैदावार कैसे होगी, इसके अहम बिंदुओं को हम थोड़ा से में समझेंगे 5 मिनट में। हमें पानी की पैदावार करनी होगी, हमें पर्यावरण की पैदावार करनी होगी। ये 3 से क्या होगा, मिट्टी, पानी, पर्यावरण की पैदावार से हमें अपना फंडामेंटल राइट जीने का मिलेगा। क्या मिलेगा? हमें भोजन मिलेगा सही, हमें पानी मिलेगा सही, हमें नाक से सांस लेने के लिए सही मिलेगी। इसके लिए हमें फॉर्म डिजाइन करना पड़ेगा, हमें कृषि का एक डिजाइन बनाना पड़ेगा। वो डिजाइन के अनुरूप हमारा कल का एग्रीकल्चर होगा। ये ज्ञान को हम कितना फैला सकते हैं मिल के समूहों में, क्योंकि अभी डॉक्टर साहब ने बोला जाए, साधना सामूहिक होनी चाहिए। एकांगी विचार से बात नहीं बनेगी, हमें सामूहिकता से हर एक को, इस व्यक्ति को ये बात को समझ के आगे बढ़ना हो। अभी इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण हमें कुछ बिंदुओं पर लक्ष्य देना होगा, लेकिन इसके पहले मैं कहूं कि शिक्षा ये भी एक महत्वपूर्ण अंग है। हमारे यहाँ जब से शिक्षा, हम बड़े बड़े एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियाँ बन गई, वहाँ से हमें शिक्षा का अर्जन हुआ। वो शिक्षा में हमने पाया क्या, क्या वाकई में हम एजुकेटेड हुए क्या वो शिक्षा में, क्या वाकई में उन्नत खेती करने लगे क्या हमने वो यूनिवर्सिटी की शिक्षा से मिट्टी कैसे समाप्त होती है ये देख लिया, पानी कैसे भूगर्भ का समाप्त होता है ये देख लिया, पूरा पर्यावरण कैसे समाप्त होता है ये देख लिया। तो भाई हमें समझना होगा कि शिक्षा सही है या गलत है। अगर गलत है तो हमें उसे त्यागना होगा, हमें उसे छोड़ना होगा। अब इसको जब इतना विध्वंस है ये, तो ये विध्वंस क्यों हुआ? तो चंद मुट्ठी भर कंपनियों ने
अपने व्यापार व्यवस्था को किसानों से जोड़ने के लिए ये सारी एजुकेशन व्यवस्था खड़ी कर दी। क्या इस एजुकेशन व्यवस्था को हम चंद मुट्ठी भर कंपनियों के लिए स्वीकार करते रहेंगे? नहीं, हमें अपने आप को बदलना होगा, तब ये कंपनी अपने आप बंद होगी। उसके लिए हमें सही कृषि को समझना होगा। सही कृषि के 6 बिंदु महत्वपूर्ण है। पहला बिंदु ये कृषि का, हम कहते हैं कि अब भूदान यज्ञ की बात है कि इसको हम उस तरह से ले जाएं कि जिसमें जीवन दान भी मिले, ज्ञान का दान भी मिले और जीने का अधिकार भी मिले। तो मिट्टी को हम इवोल्यूशन ऑफ नेचर, प्रकृति के निर्माण के हिसाब से उसका आकलन करके नई व्यवस्था का निर्माण करें। हम भूमि के सुधार के लिए 4 बिंदुओं को महत्वपूर्ण समझते हैं। वो 4 बिंदुओं से हम खुशहाली की ओर जा सकते हैं और इसके हमने कई मॉडल खड़े कर दिए आज, और बहुत सफलतापूर्वक वो मॉडल काम कर रहे हैं। रिकॉर्ड पैदावार निकल रही है। मिट्टी को समझना होगा। मिट्टी को समझने के लिए 4 बिंदुओं को समझना होगा। पशुपालन को समझना होगा। पशुपालन से अलग अलग टाइप के हमें खाद बनाने की स्किल को, कौशल्य को विकसित करना होगा। वो कौशल्य से हम भूमि की उर्वरकता को बढ़ाएंगे। दूसरा, पेड़ों से उर्वरकता बढ़ाने के ज्ञान को हमें समझना होगा कि मेरे खेत में कितने % पेड़ होने चाहिए जिससे मेरे खेती को एक मैं क्लाइमेट चेंज का सोल्यूशन दे सकूं। तो मैं कहता हूँ 30% पेड़ों से हमें कृषि को जोड़ना होगा। अब सिर्फ 1 या 2 पेड़ से बात नहीं बनेगी, क्योंकि उसको अनबैलेंस कर दिया हमने। तीसरा, हमें पक्षियों की चहचहाटों को बढ़ाना होगा, क्योंकि उसके विष्टाओं का हमने आकलन किया। 365 दिन उनकी तादाद हमारे खेत में बढ़ी, तो वो विष्टा इतनी पावरफुल थी, इतना बढ़िया खाद था, वो स्वावलंबी खाद था। मुझे किसी कंपनी से लेना नहीं होता है। वृक्षों का ऑक्सीजन मुझे फ्री में मिलता है, जो मेरे सजीवों को मिलता है। तो पक्षियों की तादाद बढ़ा, वो उनका भी भूमिका देखी कि मुझे स्वावलंबन कैसे मिला। अरे 40% कीट नियंत्रण का काम इनके हाथ से हो रहा है। आज बोलते पक्षी कीट हमारी फसलों को खराब करते हैं। नहीं, हमने उनके भोजन को समाप्त कर दिया। इस खतरनाक जहर से सारे कीट उनका भोजन होते हैं, वो समाप्त कर दिया। तो हमें ये बात समझनी। और चौथी, बायोमास। प्रकृति में करोड़ों साल तक इतना बायोमास गिरता था कि गद्दी टाइप की जमीन थी, और उसका ऑर्गेनिक कार्बन 3 से लेके 30 तक था, 50 तक था ऑर्गेनिक कार्बन। क्यों था? प्रकृति में वो एक संतुलन की व्यवस्था की वजह से वो ऑर्गेनिक कार्बन था। हमें वो ऑर्गेनिक कार्बन के लिए बायोमास के विज्ञान को समझना होगा। बायोमास का विज्ञान 3 तरह से विकसित होता है। फसलों में निकलने वाली घास का उपयोग। दूसरा, उसका विज्ञान विकसित होता है फसलों के अवशेष जलाए नहीं, फल लें और बाकी अवशेष भूमि में मिला दें। और तीसरा, हम हरी खाद बनाने का स्किल तैयार करें। वो स्किल से अपनी धरती को बलशाली बनाकर भूदान यज्ञ को सफलता की तरफ ले जाए। ये 4 बिंदु भूमि के विकास। पानी के निर्माण। पानी के निर्माण में हम जब पूरी तरह से कुदरती खेती करने लगते हैं या नेचुरल फार्मिंग करने लगते हैं, तो 70% पानी उस जमीनों में उस जीवों से छेद होते हैं और 70% पानी ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट होने लगता है। 30% पानी अपने प्रयासों से रोकेंगे। हम नालियाँ बनाएंगे, उसको लॉकिंग करेंगे, छोटे छोटे तालाब बनाएंगे, जो भी सरलतापूर्वक होगा, कम खर्च में होगा, उन पद्धतियों को विकसित करके पानी को हम रोकेंगे। इस तरह से 100% पानी रोकने का काम हम करेंगे। जिस दिन ये पानी का ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा और वो ग्राउंड वाटर ऊपर आएगा, ये पानी से हम नई खुशहाली की ओर अग्रसर होंगे। जमीन के अंदर का तापमान ये नियंत्रण में आया तो निश्चित तौर पे हम लोग इसमें तीसरी भूमिका हमें महत्वपूर्ण, हम जिसके परावलंबी हो गए, धीरे धीरे हम ऐसी व्यवस्थाओं का निर्माण करेंगे कि बीजों का निर्माण, मेरे अपने बीज निर्माण करने की दिशा में हम अग्रसर होंगे। तो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है बीजों का निर्माण। चौथा, हमें फसल के चक्र को समझ के अपने भूमि को उर्वरक बना के खुशहाली की ओर जाना है। तो हम फसलें ऐसे नहीं लेंगे कि कॉटन एक कॉटन, सोयाबीन एक सोयाबीन, धान एक धान, चना एक चना, ये इस दिशा में नहीं जाएंगे।
हम देखेंगे किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की डिमांड है, उन चीज़ों को लेकर 7-8 फसलों का एक नियोजन अपने फार्म में एट ए टाइम अपने खेत में करके हम सारी ज़रूरतों का निर्माण करेंगे। सिर्फ अगर कपास सोयाबीन लगाएंगे तो उसका मूल्य नहीं मिलेगा, क्योंकि डिमांड से सप्लाई ज़्यादा है। पूरा कपास ही लगाएंगे तो हम सफल नहीं होंगे, क्योंकि डिमांड से सप्लाई ज़्यादा है। तो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से हमें फसल के चक्र को समझना होगा। फसल को चक्र को समझते समय कि मुझे फसल से अपनी ज़मीन को कैसे उर्वरक बनाना है, इस ज्ञान को भी अर्जन करना होगा। है वो भी ज्ञान है, वो ज्ञान को भी समझना होगा। 5वां बिंदु महत्वपूर्ण है, श्रम शास्त्र। बाबा ने श्रम को अमूल्य उपहार कहा है, प्रकृति का दिया हुआ इंसान को। हमें फिर से उसको अमूल्य बनाना है, और वो अमूल्य उपहार से हमें सारी अपनी जो भूमि है उसको उर्वरक बनाना है। अब ये उर्वरक बनाने में बाबा ने हमको श्रम करने के लिए बोला, लेकिन बाबा जानते थे, उन्होंने श्रम साफल्य में ये सब कहा है। क्या कहा है? जीव जंतु पशु पक्षी ये सारे मिलके किसान होता है। यानी ये जितने भी जीव जंतु जीवाणु है, ये आपके खेत में श्रमिक बोल के काम करते हैं। इनको मरने मत दो। आज हमने जहर से मार डाला इनको। इस प्रकृति में व्यवस्था है 25% शाकाहारी कीट, 75% मांसाहारी कीट। 75% को कहा है कि तुम एक को खाओ, और 75 को बोला है 25 को खाओ, और 25 को बोला तुम वनस्पति खाओ। कितना बढ़िया समीकरण जुड़ा हुआ था, बाबा के ये सब ध्यान में था। इसीलिए बाबा ने कहा कि इसी से ही कृषि बनती है, पेड़ों से ही कृषि। वृक्षवल्ली सोहरे आमचे, बाबा का बोलना था कि वृक्षों से ही खेती बनती है। हमने उस बात को गहराई से कभी परिवर्तन की दिशा में मोड़ने का काम नहीं किया। वो हमें करने का समय आ गया है, यानी अब नए परिवर्तन की ओर हमें जाना होगा, तभी बचेंगे। अब इसमें आखिर में अंत में सामाजिक भूमिका क्या होगी, समाज की भूमिका क्या होगी? समाज को, हर समाज के व्यक्ति को किसान बनना होगा। किसान बनना होगा यानी वो किसान अगर किसान के खेत का उत्पादन का उपभोग करता है तो उसका उचित मूल्य देने की तैयारी, क्योंकि वो किसान 3 प्रोडक्शन करेगा जब तुम उसका वैल्यूएशन करेंगे। इस विचार को समाज में फैलाना होगा कि एक फार्मर फंड तैयार हो कि अब मोबाइल मुझे मुफ्त में तो नहीं मिलता, कंपनी मुनाफा दे के जोड़ती है। तो मैं खेत में जब पेड़ लगाता हूँ तो मुझे मेहनत करनी होती है। जब मैं मिट्टी को उर्वरक बनाता हूँ तो मुझे मेहनत करनी होती है। वो मेहनत का मूल्यांकन सब्जियों के, अनाजों के अलावा हमको ऐसे फार्मर फंड तैयार करके वो किसानों तक पहुँचाने की एक सामूहिक देशव्यापी मूवमेंट बनानी होगी। यानी बाबा को नई दिशा देनी होगी विचारों को, तभी हम इसमें सफल होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद भैया। भैया ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया बाबा के विचारों के आधार पर हम कैसे परिसर को और हेल्थ के ऊपर होने वाली परिसर के आधार पर हेल्थ के ऊपर होने परिणाम के ऊपर, और एजुकेशन कितना एग्रीकल्चर है कि उन्होंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में बोले, क्योंकि आजकल हम भी देखते हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीएससी एग्रीकल्चर करके आते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता। तो उसका भी बारे में उन्होंने अच्छा तरीक़ा से समझाया। और श्रमदान भी होना चाहिए, और पशुपालन, ये सभी बाबा के विचारों के आधार पर उन्होंने बताया। जो भी हम यहाँ आते हैं पवनार आश्रम में हम देखते रहते हैं, गौशाला में गए तो उसकी भी अनुभव होती है, कृषि खेती में जाते हैं तो वहाँ भी अनुभव होती है। तो विचार को पकड़ना चाहिए, तभी हमारे में बदलाव आएगा, सुधारण होगा। हेल्थ के ऊपर, समाज के ऊपर, परिसर के ऊपर, ग्लोबलाइजेशन कम होना चाहिए। तो हमारे में पहले बदलाव आना चाहिए। जैसे हम पहले बाबा के विचारों को पकड़ना चाहिए, उसी विचार पर अपना जीवन में बदलाव आना चाहिए, तभी ये सब कुछ हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। भैया ने अच्छा तरीके से अपने अनुभव के बाद हमें बताया है। अभी मैं यहाँ पर छोटा सा कंक्लूज़न कर देती हूँ।